हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर आप देंगे। चलिए बताइएगा, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1979 ईस्वी में बनी। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप सच में तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो है आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग जाते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताना है कि हम लोग किधर जाते हैं तो दिन और रात का अंतर बढ़ता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग जाते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं वैसे दोस्तों दिन और रात का अंतर बढ़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और दोस्तों भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। ए और बी दोनों थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2025 में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जनवरी 2025 में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जनवरी 2025 में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। करंट का प्रश्न है अभी। जनवरी 2025 में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है।
तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विपुल कुमार को नियुक्त किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कुशल परेगा साल 2025 का पहला शतक जो है ये अपने नाम किए हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नदी मुख क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नदी मुख क्या होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है उसे दोस्तों नदी मुख कहा जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और मेरे प्यारे साथियों, अभी तक अपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है। कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो दोस्तों ये लैपा स्टार को बनाया गया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये कनिष्क था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस उत्तराकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है। निम्न में से किस उत्तराकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मोहम्मद शाह का नाम था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है। तो दोस्तों ये स्टेपी को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर टिक करिएगा। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर टिक करिएगा। निम्नलिखित में कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये सी रंगराजन ने लिखी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कोफे पोसा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है। कोफे पोसा की स्थापना दोस्तों किस उद्देश्य से हुई है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1954 में शुरू किए गए। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है। और दोस्तों 1978 में इसे बंद कर दिए गए दोस्तों। ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर टिक करिएगा दोस्तों। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों ये वित्त मंत्री करते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर टिक करिएगा। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये मारुति उद्योग लिमिटेड का, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड का प्राइवेटीकरण जो है सबसे पहले हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये 2005 में हुई, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नॉर्वेजियन क्रोन है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे की जो मुद्रा है ये नॉर्वेजियन क्रोन है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दूरसंचार विभाग के द्वारा हुई है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।